हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। मैं नीरज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो आपकी मेहनत को परखने का मौका देगी। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। इसके बाद जल्द ही जीएस के सभी विषयों पर मैं एक ऐसी सीरीज तैयार कर रहा हूँ और इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में 50 प्रश्न होंगे और ये आपकी आने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बहुत मेहनत से मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन बी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और नेक्स्ट ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ATM और M, ATMM के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। तो 20 का आंसर सही है। हमारा दूसरा प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो स्वर्ण सिंह समिति आपने सुनी होगी। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान। नेक्स्ट ऑप्शन पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। और डी ऑप्शन है हिमालय और प्रायद्वीप नदियों का अंतःक्रिया। आपको पता ही है इसका आंसर। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। तो सी इसका आंसर सही हो जाता है क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर ही मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। इसके संबंध में हम वीडियो भी बना चुके हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव तो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में और लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो सिर्फ राज्यसभा में रखा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 123। तो देखते हैं ऑप्शन, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और डी ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश। ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको पता ही है राष्ट्रपति जब संविधान संसद ना चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं जिसकी जो अवधि होती है वो 6 माह और 6 सप्ताह होती है। तो चलो ठीक है, देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, स्पेन से और इटली से। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको देखते रहिएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 सामने हमारे है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको छांटना है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर ये असत्य पे फोकस रखना चाहिए सभी को। तो होता क्या है, जल्दबाजी में हम पहला ऑप्शन देखते हैं और उसी को सही कर देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो देखते हैं राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। और डी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इस संबंध में जो एक कथन है वो हमारा बिल्कुल गलत है, वो असत्य है क्योंकि जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री लिखा है जबकि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। जबकि ये भी बिल्कुल सही है, 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्यसभा भंग नहीं होती और जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका ए आंसर हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की अनुसूची पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 17, 19, 21 या 22। तो आंसर जो है वो 22 है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समिति में कौन सी त्रिस्तरीय समिति या पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? यानी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित कौन सी समिति है? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति और सरकारिया समिति। देखो बाकी सब समिति अलग है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो तुम्हारा पंचायती राज से संबंधित है। तो इसलिए ए आंसर हमारा हो जाता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में किसको देश का वित्त का संरक्षक माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को,
वित्त मंत्री को, भारत का नियंत्रक या भारतीय रिजर्व बैंक। देखो वित्त का संरक्षक वित्त मंत्री को माना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? जो नई आईएएस और पीएस की जो सर्विस है किसके द्वारा होती है? तो लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग या फिर अंतर्राज्य परिषद के द्वारा। देखो इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो नई सिविल सर्विस होती है, नई अखिल भारतीय सर्विस होती है, उसका जो अगर उसमें कुछ शुरुआत करनी हो तो उसका बिल राज्यसभा में पेश होता है या लोकसभा में। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा। क्योंकि जो नई अखिल भारतीय सर्विस की जो शुरुआत होती है वो सिर्फ उसका जो प्रस्ताव होता है हमेशा राज्यसभा से शुरू होता है। तो बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11, कोई भी व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर डी हाई कोर्ट का न्यायाधीश। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। यानी जो अटॉर्नी जनरल की योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वही अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता रखता है। अगला प्रश्न देखिए 12, निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक शब्द का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो। तो संवैधानिक निकाय का मतलब है जो संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में उल्लेख हो। इनमें से कौन सा निकाय है या संस्था है? चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। ये जब भी जितने भी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग, इन सब का उल्लेख में संविधान में देखने को मिलता है, लेकिन नीति आयोग ये बाद में बना है, आप भी जानते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, कानून मंत्री या न्यायाधीशों के जो कॉलेजियम में होते हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति। तो जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो जो न्यायाधीशों के जो कॉलेजियम है उन्हीं की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी या फिर पंजाब। तो जो हमारे अम्बेडकर साहब थे, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। तो बी आंसर इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, ज्यादातर लोग विधानसभा होती है। तो कौन डिसाइड करता है कि विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री। तो सही इसका आंसर है सी, विधानसभा। विधानसभा ही डिसाइड करती है, सभी राज्यों की जो विधानसभा ही डिसाइड करेगी कि वहां पर विधानसभा होनी चाहिए या नहीं विधान। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? देखो हेड होता है लेकिन उसका मेंबर नहीं होता। इसके ऑप्शन है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो देखो जो इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा होती है जो उसका अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो सी आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये हमें कैसे पता चलता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है? इसको ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना द्वारा, मौलिक कर्तव्यों द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा या फिर नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। ये हमें पता चलता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो उसमें लिखा है राष्ट्रपति की इच्छा तक। राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा जो पद होगा वो प्रसाद पर्यंत पद होगा। राष्ट्रपति की इच्छा मतलब प्रसाद पर्यंत पद, ये आपको पता करना है। लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल और डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जो राज्यपाल होते हैं वो एक प्रसाद पर्यंत पद पर काम करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन संसद के सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो रखते हैं परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखते? मतलब यह है कि संसद में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष या भारत के अटॉर्नी जनरल। दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संसद के, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं,
बोल सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो उसके मेंबर या सदस्य नहीं होते। प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो भाग 3 मौलिक अधिकार जिसमें है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाग 1 हमें देखने को मिलता है संघ तथा उसके राज्य, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता, जो 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि तुम्हारा 12 से 35 तक है। और भाग 4 में डीपीएस भी देखने को मिलते हैं, जो 36 से 51 तक है। तो भाग 3 मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार कि किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? आपने सुना होगा शिक्षा का अधिकार, तो जो उसकी जो उम्र सीमा है वो क्या है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 8 से 16 वर्ष। तो जो इसकी जो सही आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष, यानी 20 का सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की बात नहीं हुई है, प्रस्तावना की भाषा की बात हुई है। तो इसका ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी आयरलैंड। तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से, यानी सी इसका आंसर हो जाता है सही। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके। नंबर ए 1935 अधिनियम को, बी 42वें संविधान संशोधन को, सी 44वें संविधान संशोधन को या फिर डी 1919 के अधिनियम को। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनेगी हमारी। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं हमारे संविधान के। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मैचिंग करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। भाग ए संघ तथा उसके राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 राज्य सरकारें। तो देखो आपको पता है भाग 1 राज्य तथा उसके सरकारें हैं, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 भी सही है, नागरिकता 4 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार होते हैं, जो 12 से 35 तक है, लेकिन यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं। तो सी इसका जो है वो सुमेलित नहीं है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आना चाहिए, जबकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने दिया है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 25 प्रश्न। ये 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और इसमें हम लगभग 25 प्रश्न कर चुके हैं। 25वां प्रश्न हमारे सामने है, देखते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? 5 से 11 बहुत अभी 2 बार तो रिपीट हो चुका है। तो देखिए इसके ऑप्शन आप बता देंगे अच्छे से। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन सी नागरिकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है वो नागरिकता है। देखो संघ तथा राज्य अनुच्छेद 1 से 4 तक, मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये 12 से 35 तक है, और नागरिकता की बात करें तो 5 से 11 तक। तो सी इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी प्रश्न है मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? बहुत ही आसान है, अमेरिका, जापान, रूस या फिर ब्रिटेन। देखो मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो हमने रूस से लिए हैं, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। और मौलिक अधिकारों की बात आती है तो हमने अमेरिका से लिए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी डीपीएसपी हमने कहाँ के संविधान से लिया है? ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड। तो याद रखिएगा डीपीएसपी हमेशा आयरलैंड, तो सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। निम्न में कौन सा मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्थगित नहीं किया सकता? यानी जो नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं, तो कौन से ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किए जाते? ऑप्शन देखते हैं एक बार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21 या फिर अनुच्छेद 29 और 30। तो जो अनुच्छेद हमारे 20 और 21 होते हैं वो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर हमारा 29। निम्न में कौन संसद के दोनों सदनों में
बोलने, अन्य कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखते हैं परंतु वोट डालें। अरे ये प्रश्न तो रिपीट हो गया, ये प्रश्न पहले भी आया था। देखो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो बार आ गया। चलो देखते हैं, इसका आंसर तो मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी दोबारा देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं बता पाते। तो ऑप्शन है इसका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें कैग बोलते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता भी जिन्हें बोलते हैं, भारत सरकार के वकील होते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बोल भी सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय क्षेत्र आता है वो किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन देखते हैं, ए मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो सर्किट बेंच होती है उसमें। तो इसका सही आंसर है बी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है उसी के अंडर में ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र आता है वो आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी संख्या को चेंज कौन कर सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो बी आंसर इसका हो जाता है कानून द्वारा संसद। प्रश्न नंबर 32, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार होता है? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, या फिर डी राज्य के नैतिक निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो देखो देखने में बिल्कुल अलग ही लग रहा है। तो डीपीएसपी में कहा गया है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 33, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सीएम बनने के लिए कम से कम इंसान को या कितने उम्र का होना चाहिए? तो ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम इंसान को 25 वर्ष का होना जरूरी है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? जो स्टेट के जो महाधिवक्ता होते हैं, जो भारत सरकार के वकील जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी प्रकार स्टेट के भी होते हैं, तो कितने समय के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, अरे यार ये गलत हो गया, ए 4 वर्ष, डी कार्यकाल तय नहीं। तो इसको ए बी सी, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप इस पर ध्यान रखिए, 5, 6, 4 या कार्यकाल तय नहीं। तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनका कार्यकाल तय नहीं होता, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 10। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है, 22। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं एक बार, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, या हनुमंतिया आयोग। देखो इसने पूछा है प्रशासनिक सुधार से संबंधित नहीं है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सरकारिया आयोग है यह केंद्र और राज्य के बीच में संबंध उससे संबंधित होता है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 37, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, या प्रधानमंत्री। तो लोकसभा इसका सही उत्तर है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 38, किस अधिनियम का भारत संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण पर, ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारत शासन अधिनियम 1915, या फिर डी भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर है बी भारत शासन अधिनियम 1935। देखो दोस्तों, कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो भारत शासन अधिनियम की 2 कॉपी है। भारत जो संविधान है वो बहुत बड़ा लिखित संविधान है, और उसका एक यही कारण है कि जो अधिनियम 1935 आया था वो भी अपने आप में काफी विशाल था, इसलिए हमारा जो संविधान है ज्यादातर 1935 अधिनियम से लिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 39, प्रश्न नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1984, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1793, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1800
13। तो कुछ एक्ट होते हैं, कुछ चार्टर्ड एक्ट होते हैं, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल इसका जो सही आंसर आप सबको पता है कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 40, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन देखते हैं एक बार। 41वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 46वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आदि शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो अनुच्छेद 19 है वो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रश्न नंबर 42, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखो 10 की जितने भी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। 12 अनुसूचियां हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो में देख लेना। तो उनका जो विषय है वो भी एक बार याद कर लेना। तो देखते हैं ऑप्शन। 10वीं अनुसूची पूछी है, बहुत आसान है। पंचायती राज सुधार से, भूमि सुधार से, लोकपाल के गठन से या फिर दल बदल से? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। देखो इसको याद करना एक आसान तरीका ये होता है कि 10 से 10 और 10 से दल बदल, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, 10वीं अनुसूची दल बदल से। प्रश्न नंबर 43, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था किसके तहत? वो देखते हैं। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, कृषि प्रस्तावों के अंतर्गत या फिर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत? भारतीय संविधान का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 44, B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, आप सब जानते भी होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर बोलने का अधिकार? तो बाबा साहब ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इसका सी आंसर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 45, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? दोस्तों आप जानते होंगे कि जो पहले वोट डालने की जो मिनिमम एज थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। तो संविधान संशोधन पूछा है, कौन से नंबर का वो संविधान संशोधन है? 60वें, 61वें, 64वें या 66वें? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यूनतम उम्र है वोट डालने की उसे 21 से हटाकर 18 कर दिया गया था। 46वां प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? हमारा देश संघीय व्यवस्था पर आधारित है, तो हमने किस देश से लिया है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान? तो सबको पता है इसका आंसर, बहुत ही आसान है, कनाडा से है। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है संप्रभु भारत के मामले में। देखते हैं, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है या फिर भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य है। देखो इसमें पूछा सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी इसका सही आंसर है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के इंटरनल जितने भी मामले हैं वो अपनी बात अपने हिसाब से करेंगे, उसके वो किसी प्रकार के लिए बाध्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र के। देखो एक बार 4 ऑप्शन देख लेते हैं। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश भी नहीं है, ये भी सच है। और भारत अपने देश का हिस्सा अन्य देश को दे सकता है, भारत की इच्छा है किसको कुछ भी दे सकता है। लेकिन भारत अपने आंतरिक मामलों को जो संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी 48 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? भारतीय संविधान का प्रस्ताव आपने एक बार तो देखा ही होगा, भले आपको याद ना हो, तो इनमें से कौन सा शब्द उसमें नहीं लिखा है? देखते हैं, संप्रभु या संप्रभुता, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या फिर लोकतांत्रिक? तो राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का उसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है, जबकि उसमें संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक तीनों शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 49 सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा, बेरुवाड़ी मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरुवाड़ीवाद मामला किस वर्ष से संबंधित है? 72, 1976, 1974 या फिर 1960? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1960।
बेरुवाड़ी मामला 1960 वर्ष में था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। देखो, संविधान लागू होने से पहले जो कुछ लोग थे, जो जनजात जो उपाधियां होती थी वो लगाते थे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उनको कुछ रोक दिया गया है। हमारा जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 उपाधियों पर रोक लगाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी उपाधियां हैं। दीवान बहादुर, बी पद्मश्री, सी पद्म भूषण या फिर डी भारत रत्न। देखो, ये जितने भी पी, सी और डी हैं ये आप लगा सकते थे। आपको पद्मश्री मिला है तो पद्मश्री आप लिख सकते हैं, पद्म भूषण लिख सकते हैं, भारत रत्न भी लिख सकते हैं, लेकिन दीवान बहादुर आज की तारीख में आप नहीं लिख सकते। तो ए इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो वीडियो है ये समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होंगी, और ये क्वेश्चन की जो वीडियो है बनाने का पर्पज़ ये था कि 50 क्वेश्चन आपके याद हो जाएं, और यदि ये याद हो जाते हैं तो एग्जाम जितने भी आए हुए हैं ये प्रश्न उसमें रिपीट होंगे। तो थैंक यू सो मच। यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।